हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो है हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में सेल थियरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल थियरी जो है वो दो साइंटिस्ट हुए हैं, एक श्लीडन एंड एक श्वान। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल करके सेल थियरी दी थी। और इस सेल थियरी को आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पर ग्रो करती गई है और उससे जो जो हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती आई हैं, उनके बेसिस पर यहाँ पर विर्चो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस सेल थियरी को आगे एक्सपैंड किया। अब जो स्लीडन एंड श्वान थे, उन्होंने जो दो स्टेटमेंट्स बताए थे हमारे सेल थियरी में, वो बताए थे कि सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है श्लीडन एंड श्वान ने दी थी। वहीं आगे चल कर के विर्चो ने ये चीज़ बताई कि सारी जो सेल्स होती हैं वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकल कर बाहर आती हैं। ठीक है, यानी कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल से ही एराइज होती है। ओके, अब देखो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सभी सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर विर्चो ने एक बात ये भी बोली थी दैट सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस cells of their own kind। भाई जो सेल जिस टाइप की है, जो उसका फंक्शन है, जो भी उसकी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका अंदर का अपना इन्वायरमेंट है, वो उसी के बेसिस पर जो है उसी की तरह नई सेल को बनाती है, नई सेल का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर लें तो हमारे पास काफ़ी टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम नोट करेंगे दैट बट some organisms can also have cells of different kind। ठीक है, तो उनमें जो है अलग अलग टाइप की जो है सेल्स पाई जा सकती हैं। लाइक हम ह्यूमंस की बात करें, लाइक इन ह्यूमंस हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सेल्स मौजूद होती हैं। जैसे हमारे पास ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनसे हमारा ब्लड बना होता है, ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास बोन सेल्स होती हैं, जो बोन होती है वो भी छोटी छोटी सेल्स से बनी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास बोन सेल्स आ जाते हैं। बोन सेल्स के बाद में हमारे पास फैट सेल्स। फैट क्या होता है, देखो फैट जो होता है वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक रूप देने का काम करता है। ठीक है, और क्या होता है कि फ़ैट का मेनली काम होता है कि वो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ताकि जब हमारी बॉडी के पास एनर्जी के लिए सप्लीमेंट्स नहीं हैं तो यही फ़ैट मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाता है और यही यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं सेल से ही बना है। ठीक है, तो देखो एक ही बॉडी में ये डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब एक हमने पढ़ी थी नर्व सेल्स, नहीं पढ़ी हैं तो हम आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है इसमें एक ही बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है समझने में कि जब हर एक सेल जो है वो अपने ही टाइप की सेल बना रही है तो मतलब इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है कि यहाँ पर एक सेल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, एक सेल जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का और उसको पूरा मतलब नहीं उसको स्ट्रेंथ देने का काम कर रही है, एक सेल जो है उसको आकार देने का काम कर रही है, एक सेल जो है पूरा मतलब सिस्टम का पूरा रेडियो सिस्टम बना हुआ है ना। तो ऐसा इसलिए होता है, देखो जो सेल्स हैं
वो अपनी समझ से जो है हर नई सेल को बिल्कुल अपनी तरह बना रही है। लेकिन क्या होता है ना कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, जिससे वो चेंज आगे जा कर के एकदम डिफरेंट चीज़ लगती है। अब ये चेंजेस आते हैं, इनको आप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके। आपकी एक ब्रांच होगी जेनेटिक्स, ठीक है। तो आप जेनेटिक्स में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली सेल थियरी के बारे में, सेल के बारे में। अब ये देखते हैं कि आखिर सेल की शेप क्या होती है। हम जो ये इतनी देर से सेल सेल चिल्ला रहे हैं, आखिर ये शेप में कैसी होती है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल शेप, ओके। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब देखो, सेल जो होता है, सेल का शेप क्या होगा, सेल का साइज़ क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसको काम क्या करना है, ठीक है। अब जिस सेल को ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी कि जिस सेल का काम बस चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, अगर उस सेल में बहुत ज़्यादा मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा तो उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी ना। तो वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, वो तो खुद ही वो एनर्जी सारी यूज़ कर लेगा, है ना। तो किस सेल का क्या फंक्शन है, उस हिसाब से जो है उसका शेप और साइज़ अलग अलग होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट, वन सेकेंड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट द शेप एंड साइज of the cell depends on the function of the cell, ठीक है। सेल का फंक्शन क्या है इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 2-3 कैटेगरी देख लेते हैं जिसमें सेल्स आते हैं। सबसे पहली कौन सी सेल होती हैं, कुछ सेल्स अमीबा की तरह होती हैं। अमीबा कैसा होता है, अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ठीक है। वो मतलब पर्टिकुलर कोई भी शेप नहीं है, बस आप किसी भी उसको कोई भी डिज़ाइन बना दो, वो अमीबा है, ठीक है। अमीबा की कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर शेप नहीं होती है। तो कुछ सेल्स जो होती हैं वो अमीबा लाइक होती हैं, यानी कि उनकी शेप बदलती रहती है, ठीक है। सम सेल्स आर लाइक अमीबा, ठीक है। सम सेल्स आर लाइक अमीबा विच मीन्स दे आर चेंजिंग शेप, ठीक है, चेंजिंग शेप, ठीक है। वहीं कुछ होती हैं जिनकी शेप एक डेफिनेट होती है, वो मतलब फिक्स ही रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। सो इन some cells the shape could be more or less fixed and peculiar, ठीक है। पेक्यूलियर का क्या मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ जो एकदम स्ट्रेंज होती है, अलग होती है, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं इनका शेप ऐसा नहीं होता है, इनकी शेप एक पर्टिकुलर होती है कि हाँ ये इस फंक्शन के लिए हैं तो इनकी शेप इसी टाइप की होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई शेप है कभी कोई शेप है, इनकी एक फिक्स शेप होती है, ठीक है। तो 2 टाइप की ये हो जाती हैं। अब ये जो फिक्स वाली होती हैं इनमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फिक्स वाले में जो नर्व सेल्स होते हैं, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है। नर्व सेल्स जो होती हैं इनमें एक टिपिकल शेप होती है, हैव अ टिपिकल शेप, यानी कि इनकी शेप जो है आप लर्न कर सकते हो। आप वही शेप जो है यहाँ पर लिख के दे सकते हो कि ऐसी शेप होती है और उसकी शेप वैसी ही रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है।
सो ये जो है 2 टाइप की शेप्स हो जाती हैं। वहीं जब हम अमीबा वाली शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टाइप की सेल्स आती हैं मैक्रोफेजेस, सो यहाँ पर मैक्रोफेजेस जो होती हैं इनकी शेप अपनी चेंज होती रहती है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ बट नर्व सेल्स जो होती हैं इनकी एक टिपिकल शेप होती है कि हाँ ये इसी शेप के रहेंगे, ठीक है। तो हमने जो है कॉमन सी बातें कर ली, अब सेल की शेप के बारे में भी जान लिया। अब ये जानना है कि सेल का फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये तो जान लिया कि हाँ ये फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, बट जब ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये इतने सारे फंक्शंस कर रही है, तो क्या इसका मतलब काम क्या होता है, कैसे करती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फंक्शन ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल। अब फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड, या ओके। फंक्शन ऑफ द सेल, देखो एक जो सेल होती है वो मतलब जितने भी किसी भी लिविंग फॉर्म के बेसिक फंक्शंस होते हैं उन सभी को करने की कैपेसिटी रखती है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जितने भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जितने भी बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे खाना खाना, चलना, मूवमेंट करना, चीज़ों को बाहर निकालना या अंदर लेना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिक फंक्शंस जो होते हैं वो सेल करती है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम अपना यही ऐड करते हैं दैट ईच सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म certain basic functions, ठीक है। कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो ये कर सकती है। अब ये कौन से बेसिक फंक्शंस होते हैं, ये वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो किसी भी लिविंग फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। अब भाई जब वो उसी लिविंग फॉर्म की एक फंडामेंटल यूनिट है तो वो सारे काम तो करने ही चाहिए ना, तभी तो वो वहाँ पर फंडामेंटल यूनिट बना हुआ है। अगर वो काम ही नहीं कर सकती तो हम उसको बोलेंगे ही नहीं वो फंडामेंटल यूनिट है ना भाई। फंडामेंटल यूनिट होने का क्या मतलब है कि वो वहाँ अपना कोने में बैठ करके यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सब कुछ रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, है ना, तब ना सब कुछ उसी से कनेक्टेड है। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स, ओके। अब देखो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी इतनी बड़ी है, ठीक है, पूरी बॉडी में किसी न किसी पार्ट का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है ना। जैसे पैर होते हैं वो हमारे चलने के काम आते हैं, हाथ जो होते हैं वो कोई सामान उठाने के काम आते हैं, ठीक है। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर डाइजेशन का काम करती है, वहीं इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। सो सेल्स जो होते हैं पर्टिकुलरली इनमें क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी कि किसको क्या काम करना है, किस एरिया को क्या काम करना है, किस ग्रुप को क्या काम करना है, ये इनका अपना पहले से फिक्स होता है, अलग अलग होता है कि भाई तू ये काम संभाल, मैं ये काम संभालूंगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं, अपना अपना संभालो, ओके। सो इनमें जो है देयर इज डिवीज़न ऑफ लेबर इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इनमें जो है काम को लेकर के बंटवारा रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब काम को लेकर के बंटवारा है,
अब जहाँ हमने यूनिसेलुलर में देखा था कि वहाँ पर एक ही सेल है, वो उस एक ही सेल को यहाँ पर डाइजेशन भी करना है, एब्जॉर्प्शन भी करना है, और उसी एक सेल को यहाँ पर एक्सक्रीशन भी करना है। तो अब वही एक सेल इतना सब कुछ कर रही है, इसका मतलब है कि उस सेल के अंदर भी तो ऐसी अरेंजमेंट होगी ना कि हाँ इधर डाइजेशन हो रहा है, इधर से एक्सक्रीशन होगा या कुछ। तो यहाँ पर चीज़ मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक सेल जो होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि उस सेल की पूरी मैकेनिज़्म को रेगुलेट करते हैं। ओके, जैसे हमने जब मैटर की बात करी थी तो मैटर में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर की बेसिक यूनिट क्या हो गई, एटम। बट एटम कैसे रुका हुआ है, एटम के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर हम बेसिक यूनिट देखें जा कर के, तो बेसिक यूनिट यहाँ पर सेल है, और उसी सेल के अंदर सेल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, यानी कि सेल के ऑर्गन्स जो कि सेल को यहाँ पर मेंटेन करके रखे हैं। सो ये जो है यहाँ पर फंडा है जो मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो हम ये अपना पॉइंट लिख देते हैं दैट ईच सेल has got certain specific components within it known as cell organelles, ठीक है। तो जो भी सेल के अंदर जो भी व्यवस्था पूरी इसका इंतज़ाम होता है उन सभी चीज़ों को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ओके, तो अब देखो सेल ऑर्गेनल्स हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या चीज़ है कि सेल ऑर्गेनल्स में भी थोड़ा डिवीज़न होता है कि ईच काइंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स भी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वही मैंने आपको बोला ना कि सेल के अंदर भी ये मैनेजमेंट होता है कि यहाँ पर डाइजेशन होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, सो इसका जो ईच काइंड होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था जब यहाँ पर हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ब्लड सेल जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रही है। अगर हम उससे यहाँ पर बोल दें कि तुम जो हो यहाँ पर सिग्नल को ट्रांसमिट कर दो तो ये नहीं करेगी, है ना। सो दिस इज़ द सेम थिंग कि यहाँ पर ईच काइंड सेल ऑर्गेनल का ईच काइंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। हर एक काइंड का एक अलग फंक्शन है। ओके, अब इन सभी ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यही एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, इन्हीं के बाहर एक लाइनिंग बनती है और वही सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ करके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं। ओके, सो इसका मतलब है दैट सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर constitute the basic unit of life, what is called the cell, ठीक है। यही जो चीज़ें होती हैं यही मिल करके जो है आपस में सेल कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये बाकी सारी सेल्स में ये सेम होते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए हैं, कुछ यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए हैं, बट
ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर वो सब सेम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑल सेल्स have the same organelles, यानी कि उनमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब यहीं से जो है हम एक छोटा सा अपना डिवीज़न करते हैं। भाई ये सेल ऑर्गेनल्स दिए हैं, यहाँ पर हम छोटा सा जान लेते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं और जो मल्टी सेलुलर होते हैं इनमें मतलब कैसे क्या होता है, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। भाई मल्टी सेलुलर का मतलब ही है ना कि उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, और यूनिसेलुलर का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है ना, सिर्फ एक सिंगल सेल है। सो यूनिसेलुलर में हम सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं दैट सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सिंगल सेल इज प्रेजेंट। और इसमें क्या है, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब इसमें क्या है कि एक ही सेल के अलग अलग जो यहाँ पर ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं इनमें क्या होता है कि एक ही सेल है, तो जो भी फंक्शन होगा वो एक ही सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स करेंगे, ओके। सो डिफरेंट cell organelles of the cell performs different functions, ठीक है। यानी कि जितना भी है वो एक ही सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स करते हैं। लेकिन वहीं जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट जो हैं वो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हर एक पार्ट जो होता है उसमें अलग टाइप की सेल्स होती हैं, तो जिस पार्ट में जिस टाइप की सेल होती है वही पार्ट जो है उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब जैसे वही बात है ना कि हमारे हाथ जो हैं वो यहाँ पर हमारे हैंड्स चीज़ों को उठाने के लिए, लिखने के लिए, ऐसे कामों के लिए बने, तो हम हाथों से चलने तो लगेंगे नहीं, है ना, क्योंकि चलने का काम हमारे पैरों का है, तो हम पैरों से चल रहे हैं। अब जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ही होगा। अगर हम कह दें कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होने लगेगा तो वो नहीं होगा वहाँ पर, है ना। सो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक होते हैं, तो यहाँ पर इसी हिसाब से जो है चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सेल में फंक्शन होता है, ओके। अब हमने सेल के फंक्शन के बारे में भी जान लिया। अब जो है अब हम क्या जानेंगे, अब हम ये जानेंगे कि जो सेल होती है उसकी आखिर स्ट्रक्चर बनी कैसे होती है ना। जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या क्या मतलब किस तरीके से अपना मैनेजमेंट रखते हैं सेल
तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली हम सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है और उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो किस तरीके से वहाँ पर अरेंज होते हैं। ठीक है, सो हम जो है अपना यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल जो है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से यहाँ पर अरेंज्ड होती है। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। अब देखो, सेल जो होती है उसके पास स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। पहले तो ये पॉइंट लिखना इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक सही से हम भूमिका बनाते हुए चलेंगे ना। सो सेल्स हैव स्पेशल लिखना सही रहेगा। सेल्स हैव स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स यानी कि एक सेल के कर्ता धर्ता जो हैं वो ये ऑर्गेनल्स ही होते हैं। सेल के अंदर सब कुछ इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो एक सेल में मैंने आपको क्या बोला कि चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनल्स वगैरह वो सेम होते हैं, है ना। तो देखो अब सेल्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, है ना। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल अलग होती है, यूकैरियोटिक सेल अलग होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे देखो 3 फीचर ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरी सेल में होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेल का मतलब है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा सेल्स को छोड़ करके, जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, उनको छोड़ करके, स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल फंक्शन है, उनको छोड़ करके जो है कुछ फीचर्स नियरली सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन से 3 फीचर होते हैं पहले हम उनके बारे में जानेंगे, फिर जो है ये अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं दैट देयर आर 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, जो कि ऑलमोस्ट एवरी सेल में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? 3 है ना। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन यहाँ पर आ जाता है हमारा न्यूक्लियस, देन हमारा आ जाता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि नियरली सभी सेलों में ही होती हैं। ठीक है, नियरली, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको ज़्यादा सभी सेलों में मिलेगी। ठीक है, न्यूक्लियस हर सेल में होता ही है, क्योंकि सेल में भी कौन सा काम कहाँ पे होना है इस चीज़ के लिए भी तो एक ऐसा टीचर होना चाहिए ना, जो हाँ क्लास को पूरा मेंटेन रखे कि हाँ जो है कौन सा स्टूडेंट कैसे बैठेगा, पूरी शांति से क्लास का जो है माहौल चलता रहे, है ना। सो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है उस सेल को यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है। अब साइटोप्लाज्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो सेल के अंदर चीज़ें इधर से उधर तो जाएंगी ही, है ना। अब अगर किसी, मान लो हम यहाँ पर सबसे इजी अमीबा को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अमीबा से आसानी रहेगी ना समझने में, क्योंकि सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का झंझट है। अब मान लो कि अमीबा ने जो है कुछ फूड पार्टिकल खाया जो कि यहाँ अंदर चला गया। ठीक है, अब इस फूड पार्टिकल को किधर ले जाना है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो किसी न किसी मीडियम से होता हुआ जाएगा ना, है ना। ऐसे हवा में उड़ के थोड़ी ना चला जाएगा। तो अंदर का जो ये मीडियम होगा, जो चीज़ों को इधर से उधर ले जाएगा, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा साइटोप्लाज्म।
और ये किधर जाएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर न्यूक्लियस तय करेगा। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, बाहर वाली जो चीज़ है, जो इस अमीबा को बाहर की दुनिया से अलग कर रही है कि हाँ ये जो है ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको बनाने का काम, मतलब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो ये अंदर का सारा रायता बाहर फैल जाएगा कि नहीं? फिर तो वो ऐसा फैला पड़ा है, किसको पता ये अमीबा है क्या है ना। सो ये जो बाहर की ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मतलब कि इसको जो है यहाँ पर फिक्स करती है कि हाँ ये जो है पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग है ना। सो ये जो होते हैं मोटे मोटे इन तीनों ऑर्गन्स के काम होते हैं, सॉरी ऑर्गेनल्स के काम होते हैं। ओके, सो ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये हम एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं इनके सम्मान में। ठीक है, लिख देते हैं ऑल the activities of the cell and its interaction with the environment is regulated by these organelles। ठीक है, तो ये जो 3 ऑर्गेनल्स होते हैं ये मेनली यही काम करते हैं कि इंटरेक्शन कैसे करना है। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तो उसको अलग कर रही है, दूसरा उसको खाना अंदर लाना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही काम कर रही है ना। दूसरा न्यूक्लियस जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा है कि कब खाना लेना है, कब खाना बाहर निकालना है ना। सो यहाँ पर और साइटोप्लाज्म उसको इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा है ना। सो कुल मिलाकर के जितनी भी उस मतलब ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटी होगी, जितना भी उसका इंटरेक्शन होगा, वो यहाँ पर ये 3 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोल कर रही होती हैं, उसको रेगुलेट कर रही होती हैं। और जो बाकी के ऑर्गेनल्स होते हैं वो तो बेचारे इनके मजदूर होते हैं। भाई इन्होंने खाना अंदर डाल दिया, अब उनको तो पचाना ही पचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो है यहाँ पर ये 3 चीज़ें होती हैं जो कह सकते हैं कि मालिक होते हैं। ओके, सो अब जो है अब हमें इनके बारे में हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किन चीज़ों से बनी होती है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन सी चीज़ें इसके थ्रू आ जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आ जा सकती हैं, और अगर जो चीज़ें आती भी हैं तो वो कैसे आती हैं, मतलब घुसती ऐसी चली आती हैं या फिर कुछ मतलब कुछ इनके पास पासकोड वगैरह होता है ना। सो क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे इनकी मैकेनिज़्म होती है, क्या काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और अगर आपने यहाँ तक ये लेक्चर देख लिया है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और अच्छा लगा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।